मैंने चर्चा किया कि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह की 1266 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन के सुल्तान बनने के संदर्भ मैंने यह भी चर्चा किया कि इसामी जैसे विद्वान ने लिखा कि बलबन ने सुल्तान बनने हेतु सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह की जहर देकर के हत्या कर दी। ठीक, बलबन के संदर्भ में देखिए, जब बलबन सुल्तान बना तो बलबन ने सुल्तान के पद पर 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक कायम किया। ठीक है, इसका शासनकाल कब तक है? 1266 से 1286। बलबनी वंश का इलबारी था। मैंने पहले दिन चर्चा किया था कि तुर्कों की कुल 64 नस्ल थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक नस्ल का था, उसी तरह इल्तुतमिश शमसी वंश का वो भी इलबारी तुर्क था। बलबन किस वंश का था? बलबनी वंश का था। और किस नस्ल का था? इलबारी नस्ल का। तो बलबन बलबनी वंश का इलबारी तुर्क था। ठीक, बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। उलूग खां किसने उपाधि धारण की थी। साथ ही जब यह सुल्तान बना इसने गयासुद्दीन की भी उपाधि धारण की। अब जब गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर लिया तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? गयासुद्दीन बलबन। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी? तो बलबन। और किस सुल्तान के बचपन का नाम बहाउद्दीन था? तो किसका नाम था? बलबन का था। इसी तरह मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहकर भी संबोधित किया। बर्नी ने क्या कहा है? खुफिया कातिल। खुफिया कातिल के अलावा बर्नी ने बलबन को अन्य नामों से भी संबोधित किया है। जैसे बर्नी ने ही बलबन को जनता का पिता भी कहा है, साथ ही नायक भी कहकर के संबोधित किया। इसी तरह पालम बावली अभिलेख में कहा गया है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्यों को संपन्न कर रहा है। किस अभिलेख को कहा गया है? पालम बावली अभिलेख में। किसके संदर्भ में कहा गया? बलबन के संदर्भ। इसी तरह गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख में बलबन को खलीफा का सहायक भी घोषित किया गया। यह एक बार सवाल पूछा था कि गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख में दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा का सहायक कहा गया है? किसे कहा गया है? बलबन। अब बलबन के उद्भव के संदर्भ में जब देखते हैं बलबन दरअसल प्रारंभ में जब बचपन में मंगोलों के द्वारा एक बार बंदी बना दिया गया। जब छोटा था, ये उम्र इसकी कम थी, उस समय मंगोलों के द्वारा न सिर्फ बंदी बनाया गया था बल्कि मंगोलों ने इसे बगदाद के दास बाजार में ले जाकर के बेच दिया। और जिसे 1231 ईस्वी में ग्वालियर विजय के उपरांत 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खरीदा था। तो बलबन को दास के रूप में किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने जब बलबन को दास रूप में खरीदा तो प्रारंभ में इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? खासदार का अर्थ क्या है? निजी सेवक, अपना निजी सेवक नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बलबन की योग्यता एवं गुणों को देखते हुए जल्द ही बलबन को चालीसा दल के सदस्य के रूप में शामिल करे, अर्थात यह चालीसा दल के सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति की। बलबन का उत्थान, बलबन सख्त की पराकाष्ठा पर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पहुंचा। जैसे बलबन के उत्तराधिकारी बहराम शाह, जिसकी चर्चा भी मैंने थोड़ी देर पहले की। बलबन के उत्तराधिकारी बहराम शाह के समय में, बहराम शाह के शासनकाल में बलबन अमीर आकुर के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर आकुर अर्थात अश्वशाला का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। इसी तरह अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त हुआ? अमीर हाजिब। दरबारी शिष्टाचार का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? अमीर हाजिब। इसी तरह हम देखते हैं कि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह जो इल्तुतमिश का अंतिम उत्तराधिकारी था, इसी नासरुद्दीन महमूद शाह के समय में नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को प्रारंभ में किस पद पर नियुक्त किया था? वजीर के पद पर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और बाद में नायब ममालिकात अर्थात राज्य का प्रतिशासक भी बनाया था। यानी कि बलबन और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के काल में जो इल्तुतमिश चालीसा दल का सदस्य था, वह व्यक्ति बहराम शाह के शासनकाल में न केवल अमीर आकुर के पद को प्राप्त किया बल्कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अमीर हाजिब के पद को प्राप्त किया। इसी तरह सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में प्रारंभ में बलबन वजीर नियुक्त हुआ, तत्पश्चात नायब ममालिकात के पद को प्राप्त किया और तब उसके उपरांत नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात वह सुल्तान बनने में सफल हुआ। ठीक, तो वह बलबन
जो इल्तुतमिश का दास था उसका वह शक की पराकाष्ठा पर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पहुंचे। ठीक, बलबन के संदर्भ में यदि हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि बलबन व्यक्तिगत रूप से एक पक्का साम्राज्यवादी था। बलबन पक्का साम्राज्यवादी था, किंतु जिस समय बलबन सुल्तान बना उस समय उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के संगठन पर जोर दिया। साम्राज्य के संगठन पर जोर देने के हेतु उसके सामने की परिस्थितियां उत्तरदायी रही। वे परिस्थितियां क्या क्या थी? जो परिस्थितियां बलबन को साम्राज्य विस्तार करने की जगह साम्राज्य को संगठित करने पर जोर दी, उन परिस्थितियों की चर्चा हम बलबन के राजस्व सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। बलबन का राजस्व सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत का जानते हैं? राज्य करने की नीति को ही राजस्व सिद्धांत कहा जाता है। राज्य करने की नीति को ही राजस्व सिद्धांत कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सुल्तान या राजा या बादशाह बना करते थे, वे शासन करने के उद्देश्यों को व्याख्यायित किया करते थे कि आखिर उनके शासन करने का उद्देश्य क्या है। तो जो उनके शासन करने के उद्देश्य होते थे उसी को किस नाम से जाना जाता था? राजस्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। राजस्व सिद्धांत का क्या है? राज्य करने की नीति को ही राजस्व सिद्धांत कहा जाता है। तो बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या प्रस्तुत की और विस्तृत रूप से व्याख्या प्रस्तुत करने के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी रहे। वह कारण कौन कौन से थे? पहले कि जिस समय बलबन सुल्तान बना और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में हम देखते हैं कि जो सुल्तान का पद है और सुल्तान का पद व सुल्तान के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति, यानी कि सुल्तान का पद अपनी मर्यादा व गरिमा को खो चुका है, पद व प्रतिष्ठा उसकी समाप्त हो चुकी। अभी देखा आपने? तो जब हम देखते हैं जिस समय बलबन सुल्तान बनता है उस समय जो सुल्तान का पद था वह अपनी मर्यादा खो चुका था। ऐसे में बलबन के शासन करने का उद्देश्य सर्वप्रथम क्या था? सुल्तान की पद एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करना। ठीक, दूसरी चीज कि बलबन, मैंने कहा था कि इल्तुतमिश का दास था, इल्तुतमिश ने उसे बगदाद के दास बाजार से खरीदा था। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि इस्लामी परंपरा के अंतर्गत किसी भी दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं। ठीक, तो और जो समकालीन इतिहासकार जैसे मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्मी जैसे विद्वान हैं, इन विद्वानों के द्वारा बलबन दासता से मुक्त हुआ था कि नहीं हुआ था इसका वर्णन भी नहीं किया गया। तो ऐसे में जो बलबन एक दास है, क्या वह सुल्तान के पद की योग्य है? नहीं। तो क्या अब अपने जो जिस दासता से ग्रसित है बलबन, अब यदि वह सुल्तान के पद को प्राप्त किया है तो सुल्तान के पद को पवित्र बनाने के लिए क्या वह राजस्व सिद्धांत का सहारा नहीं लेगा? निश्चित रूप से लेगा। यानी कि अपने पद को विद्यमान बनाने के लिए उसने अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए। तो हम देखते, मैंने कहा कि बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था, मैंने इसके पहले चर्चा की, बलबन एक अनोखा साम्राज्यवादी था, किंतु उसके बावजूद भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के संगठन पर जोर दिया था। और साम्राज्य के संगठन पर जोर देने के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे और उन कारणों की व्याख्या हम किसके परिप्रेक्ष्य से समझते हैं? बलबन के राजस्व सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। बलबन का राजस्व सिद्धांत के व्याख्यायित करने के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण क्या था? सुल्तान का पद एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करना। दूसरा कारण क्या था? बलबन स्वयं एक दास था, यानी दासता से वह मुक्त नहीं था, जबकि इस्लामी परंपरा के अंतर्गत किसी भी दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं था। तीसरी चीज, बलबन के ऊपर सुल्तान की हत्या का दाग भी था, यानी बलबन के दामन पर सुल्तान की हत्या का दाग भी लगा हुआ था। मैंने पहले ही चर्चा की, इसामी जैसे विद्वान ने क्या लिखा कि बलबन ने सुल्तान बनने के लिए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह को जहर देकर के हत्या कर दी। तो यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर सुल्तान की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति स्वयं दास है, तो क्या वह अपने शासन को पवित्र बनाने के लिए तमाम हथकंडे नहीं पाएगा? निश्चित रूप से अपनाएगा। इस संदर्भ में बलबन के राजस्व सिद्धांत की हम व्याख्या को देखते हैं। तो पहला राजस्व सिद्धांत की व्याख्या किस पर हम देखते हैं? सुल्तान के पद एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करना। इसके लिए बलबन ने कौन कौन से कदम उठाए? जैसे उसने सल्तनत को शक्तिशाली बनाने के लिए इल्तुतमिश ने जहां हस्म-ए-कल्ब अर्थात एक केंद्रीय सेना का गठन पे जोर दिया था, वहीं बलबन ने सेना के लिए एक पृथक विभाग का गठन किया और उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने आली। पहले क्या होता था? जो सैन्य विभाग होता था वह नागरिक विभाग से जुड़ा होता था
और बलवन पहला सुल्तान था जिसने दीवान-ए-आरिज नामक विभाग का गठन करके, दीवान-ए-आरिज नामक विभाग का गठन करके सैन्य विभाग को नागरिक विभाग से अलग किया। ठीक, यानी कि सल्तनत को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया? दीवान-ए-आरिज नामक विभाग का गठन किया। तत्पश्चात क्या किया? निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया, निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया। बलवन के बारे में कहा जाता है कि वह साधारण से व्यक्ति के साथ यदि कोई अपराध हो जाता था, यदि कोई साधारण व्यक्ति होता था, उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य कर देता था, तो बलवन क्रोध से आग बबूला हो जाता था। और फिर चूंकि बलवन के ऊपर सुल्तान की हत्या का दाग है और बलवन दास्ता से मुक्त भी नहीं है, ऐसे में बलवन शासित जनता की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए क्या निष्पक्ष न्याय पर बल नहीं देगा? निश्चित रूप से देगा। तो निष्पक्ष न्याय के संदर्भ हम देखते हैं कि बलवन ने पूरे साम्राज्य के अंतर्गत पहली बार प्रथमतः उसने संगठित गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। तत्पश्चात पूरे साम्राज्य के अंतर्गत जगह जगह बरीद यानी गुप्तचरों की नियुक्ति की। और इस संदर्भ में उसने कई निष्पक्ष न्याय पर बल देने के कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जैसे उसने बदायूं के इक्तेदार मलिक बकबक को उसने मृत्युदंड दिया। इसी तरह उसने अवध के सूबेदार हैबात खां को न केवल सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाए बल्कि उससे 30,000 टन का जुर्माना भी वसूल किया। क्योंकि मलिक बकबक हो अथवा हैबात खां हो, इन दोनों ने अपने घरेलू नौकरों की हत्या की। कर दी। कहने का अर्थ यह है कि बलवन ने मलिक बकबक व हैबात खां को दंड देकर करके निष्पक्ष न्याय स्थापित करने का प्रयास भी किया। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं कि बलवन स्वयं सुल्तान के पद को स्थापित करने हैं। जैसे वह स्वयं दरबार में जो उपस्थित होता था बड़ी गंभीर मुद्रा में रहता था, पूरे वेशभूषा के साथ उपस्थित होता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो निजी सेवक होते थे उसे कभी सामान्य वस्त्र में नहीं, यहां तक कहा जाता है कि दरबार में वो सदैव गंभीर मुद्रा में बैठा करता था। मतलब कि जो दूत होते थे, दूतों के अतिरिक्त उसके दरबार में जो अन्य पदाधिकारी होते थे उनको बैठने की भी अनुमति नहीं थी। बैठने की अनुमति के साथ साथ उसके दरबार में कोई अधिकारी सामान्यतः हंस या मुस्कुरा भी नहीं सकता था। ठीक, यानी कि उसने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि सुल्तान का पद सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, बल्कि यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उसके योग्य होता है। इसी तरह उसने रक्त की शुद्धता पर भी बल दिया। बलवन ने स्वयं और न केवल अपनी वंशावली की जांच कराई, बल्कि कुलीन व अकुलीन व्यक्तियों के महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में देखते हैं कि बलवन ने रक्त की शुद्धता पर बल देते हुए यह कहा कि शासन के अंतर्गत निम्न कुल के व्यक्तियों की नियुक्ति होने से सुल्तान के पद का अपमान, यानी कि रक्त की शुद्धता पर इसने इतना जोर दिया कि यदि शासन के अंतर्गत निम्न कुल के व्यक्ति की नियुक्ति की जाए उससे सुल्तान का अपमान। ठीक, यहां तक कि हम देखते हैं कि जब उसके अधिकारियों ने अमरोहा में कमाल कटिहार नामक व्यक्ति को मुतसर्रिफ अर्थात लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया, तो बलवन ने अपने दरबारियों को डांटते हुए कहा कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता हूं तो क्रोध से मेरी नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। कमाल कटिहार कौन है? निम्न कुल का व्यक्ति है जिसे लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अर्थात बलवन ने रक्त की शुद्धता पर जोर दिया और शासन के अंतर्गत उसके शासनकाल में हमेशा पदों पर कुलीन मुसलमानों की नियुक्ति होती है। इसीलिए बलवन को मुस्लिम कुलीनों का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक, अब उसके राजस्व सिद्धांत की व्याख्या। पहली बात क्या है? सुल्तान के पद एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करना। सुल्तान के पद एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसने अनेक कदम उठाए। इसी तरह हम देखते हैं दास्ता की जहां तक बात आती है कि मैंने कहा कि मीनारुल सिराज और जियाउद्दीन बनी जैसे मध्यकालीन विद्वान अपने वर्णन में यह कहीं नहीं बताते कि सुल्तान बलवन दास्ता से मुक्त था। और मैंने पहले कहा इस्लाम धर्म के अंतर्गत किसी भी दास को सुल्तान बनने का अधिकार नहीं। अब चूंकि बलवन दास्ता से मुक्त नहीं है, ऐसे में बलवन ने यहां पर
बलबन ने यहां पर फारसी परंपरा को आत्मसात करते हुए स्वयं को अफरसियाब का वंशज घोषित किया। किसका वंशज घोषित किया? अफरसियाब का वंशज। यानी उसने कहा मैं अफरसियाब वंश का नागरिक। अफरसियाब वंश कौन है? यह फारसी साम्राज्य के अंतर्गत एक पौराणिक नायक है। जो पौराणिक नायक है, जो पौराणिक नायक का वंश है, उसके वंश के नाम से जाना जाता था, अफरसियाब वंश के नाम से जाना जाता था। तो स्वयं को बलबन ने क्या कहा कि मैं दास नहीं हूं, मैं अफरसियाब का वंशज हूं। और साथ ही उसने अफरसियाब वंश के राजकुमारों के नाम पर अपने पुत्रों और पौत्रों का नामकरण भी करना प्रारंभ किया। जैसे कैकुबाद, कैकुमर्स, कैकुसरो, ये सब कौन है? अफरसियाब वंश के पौराणिक नायकों के राजकुमार है। पौराणिक जो नायक है उनके नाम। यानी कि स्वयं को न सिर्फ अफरसियाब वंश का वंशज घोषित किया, बल्कि अफरसियाब वंश के राजकुमारों के नाम पर अपने पुत्र और पौत्रों का नामकरण भी किया। इसी तरह अब क्योंकि स्वयं किस वंश से जोड़ रहा है? अफरसियाब का वंशज घोषित किया कर रहा है। अफरसियाब कहां का पौराणिक नायक है? फारस का है। ऐसे में फारसी परंपराओं को भी बलबन आत्मसात करने का प्रयास किया। इसी तरह बलबन ने फारसी परंपरा को स्वीकार करते हुए दरबार में सिजदा व पैबोस की पद्धति को लागू किया। यानी सिजदा व पैबोस की परंपरा को भी लागू किया। इसी तरह ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया। ठीक, इससे बलबन क्या सिद्ध करना चाहता है कि मैं दास नहीं हूं, बल्कि अफरसियाब का वंशज हूं। हमारी रीतियां परंपराएं यह है। रीति परंपरा क्या है? सिजदा, पैबोस, नौरोज, ये सब रीति व परंपराएं। ठीक, इसी तरह मैंने कहा कि बलबन के दामन पर सुल्तान की हत्या का दाग भी है। तो ऐसे में क्या अपने शासन को पवित्र बनाने के लिए, मैंने इसके पहले ही चर्चा की, क्योंकि बलबन के ऊपर सुल्तान की हत्या का दाग लगा हुआ है, ऐसे में सुल्तान ने अपने शासन को पवित्र बनाने के लिए क्या किया? यहां पर हम देखते हैं कि दैवी सिद्धांतों का सहारा लेते हुए, किसका सहारा लेते हुए? दैवी सिद्धांतों का सहारा लेते हुए सुल्तान के पद को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। किसके अंतर्गत? अपने राजस्व सिद्धांत के। यहां हम देखते हैं उसने क्या कहा? जो सुल्तान का पद है वह क्या है? जिल्ले इलाही, अर्थात जो सुल्तान का पद है ईश्वर की छाया है। जिल्ले इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर की छाया। उसी तरह सुल्तान को क्या कहता है? नियामते खुदाई। जहां सुल्तान के पद को जिल्ले इलाही का, वहीं सुल्तान को नियामते खुदाई। नियामते खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो इस दैवी परंपरा के पीछे, इस दैवी रहस्य के पीछे बलबन क्या कहना चाहता है कि जो सुल्तान की शक्ति का स्रोत है, सुल्तान की शक्ति का जो स्रोत है वह अधिकारी व जनता नहीं है, बल्कि उस शक्ति का स्रोत कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर जिसे उस पद के योग्य समझता है उसी को सुल्तान का पद प्रदान करता है। ऐसे में सुल्तान का पद सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर, सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर। वही मैंने कहा, उसने सुल्तान के पद को क्या किया? जिल्ले इलाही, अर्थात जो सुल्तान का पद ईश्वर की छाया है, और सुल्तान नियामते खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसके पीछे उसने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का स्रोत जनता अथवा अधिकारी नहीं है, बल्कि सुल्तान की शक्ति का स्रोत कौन है? ईश्वर है। ईश्वर जिसे सुल्तान के पद के योग्य समझता है उसी को यह पद प्रदान करता है। अतः सुल्तान का पद सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर है। ठीक, जब सुल्तान का पद सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर है, तो क्या जो सुल्तान के दामन पर हत्या का दाग लगा हुआ है, क्या उसकी जांच की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। कहने का आशय यह है, अपने राजस्व सिद्धांत के माध्यम से बलबन ने अपने शासन को पवित्र बनाने का प्रयास किया। क्लियर है बात?